नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर नंबर 4 को। पेपर नंबर 4 के अंतर्गत अब चूंकि एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम व्यू से हम लोग देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं। 50 लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज ये चलेगा, जिसमें से कि हमने 5 प्रश्नों के सीरीज प्रथम वीडियो बना चुके हैं। जिसको अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, उसको जा करके पेपर नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए, ये सीरीज नंबर 2 है, ठीक है। सीरीज नंबर 2, इसके अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। ये 20 मार्क्स का होगा। तो हम जहां तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि जो आप लोगों को हम 50 सीरीज तैयार कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन का सीरीज, आज 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। फटाफट रोज रोज देखा जाए तो एक एक सीरीज हम लोग खत्म करेंगे। तो ये हमारा आज भी पांच प्रश्नों का सीरीज आज हम खत्म करेंगे। तो आइए पेपर हम शुरू करते हैं। आज कौन कौन प्रश्न हम लोग देखेंगे? पहला देखेंगे, उपलब्धि को बताइए। उपलब्धि क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है, उपलब्धि गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उपलब्धि गुणांक को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा, प्रश्न बैंक क्या है, ठीक है। प्रश्न बैंक क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, चौथा जो क्वेश्चन होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, ठीक है। और पांचवा जो क्वेश्चन होगा, मानक विचलन से आपका क्या तात्पर्य। तो आइए देर न करते हुए ये पांचों क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यहाँ पर आप लोगों को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि बीएड में आप कॉपी को कैसे लिखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न आपका क्या था, उपलब्धि को बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उपलब्धि लिखेंगे, उपलब्धि होता क्या है, ठीक। तो देखिए, ये बीच में आप लोग लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या प्रथम, यानी पहला है ये खंड अ, ठीक है। खंड अ का पहला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या लिख सकते हैं बीच में, और उसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा एक लाइन छोड़ करके, उपलब्धि का अर्थ, ठीक है। उसके बाद और हम आगे बता रहे हैं कैसे कैसे लिखना है। तो उपलब्धि को पहले आप लोग समझिए, उपलब्धि का मतलब क्या होता है। आप जैसे मान ले बीएड कर रहे हैं, तो बीएड कर रहे हैं तो उपलब्धि कैसे पता चलेगा। अगर आप बीएड कर रहे हैं, एग्जाम देंगे, जब एग्जाम आप लोग देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितना मार्क्स आप पाए, ठीक है। वो आपकी उपलब्धि हुई। मान लीजिए कि आप एक गांव के भाषा में हम लोग समझते हैं, ठीक है। आपने जैसे खेत में आपने धान की रोपनी किए या गेहूं बो दिए। अगर खेत में हम गेहूं बो देते हैं तो उसमें लास्ट में हम उपलब्धि देखेंगे कि हमारा गेहूं का बीज कितना कितना बोए थे और क्या उपलब्धि हमें हासिल हुई, यानी कितना हमारा बीज उपलब्ध हुआ। तो उसी से संबंधित रिलेटेड है आप उपलब्धि। उपलब्धि का मतलब क्या होता है, आइए देख लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार का ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करता है, ठीक है। इसको आप लोग समझते हुए चलिएगा, समझिएगा। केवल आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद से कुछ मत देखिए, कुछ मत पढ़िए। बस केवल उपलब्धि शब्द अगर आप समझ गए तो आप एक पेज लिख सकते हैं, ठीक है। 50 शब्दों में लिखना है तो आप ज्यादा इसमें एक चीज और यहाँ जानकारी आप लोग ले लीजिए कि ये है आपका 2 नंबर का, ठीक है। आप 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप एक पन्ना भी लिख देते हैं, 1.5 पन्ने लिख देते हैं, 2 पन्ने भी अगर इसमें टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत देगा तो 1.5 नंबर दे देगा, ठीक है। 1.5 नंबर दे देगा, या तो 2 नंबर बहुत मुश्किल से देगा। तो ये इसमें 1 नंबर या 1.5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट आप न कीजिएगा, ठीक है। आप 50 शब्द में है, आधा आधा पेज भी लिख सकते हैं, या अगर फास्ट लिख सकते हैं तो एक पेज आप लिख दीजिएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार का ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करता है। इस ज्ञान तथा कौशल में कितनी दक्षता व्यक्ति में प्राप्त की है, इसका पता उस ज्ञान तथा कौशल के उपलब्धि परीक्षण से ही पता चलता है, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण जो है, आपने बीएड किया, ठीक है, आपने अनेकों प्रकार से ज्ञान अर्जित किया, लेकिन उसका जब परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण से ही पता लगता है कि आपके अंदर कितना उपलब्धि हुई है। तो ठीक है, उपलब्धि, ठीक। उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिनकी
सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों तथा सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान पता किया जा सकता है। यहाँ आप लोग थोड़ा सा समझिए, बस केवल उपलब्धि यानी जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको जो भी हमारे अंदर ज्ञान है उसको उपलब्धि परीक्षण से ही पता लगाया जा सकता है। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा, उपलब्धि परीक्षण की आप एक परिभाषा देख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। एक बहुत आसान शब्दों में आसान परिभाषा, ये डुबेल, ठीक है, डुबेल के अनुसार ये क्या बोलते हैं, देखिए परिभाषा लिखने का भी तरीका देख लीजिए। जैसे यहाँ हमने हेडिंग दिया उपलब्धि परिभाषा, उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखिए किसका परिभाषा है, कौन महोदय दिए हैं, तो ये दिए हैं दुबेल, ठीक है, दुबेल के अनुसार। तो दुबेल अनुसार लिखे इन्वर्टेड कॉमा में कभी भी जो भी परिभाषाएं होती है वो इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा हम लिखते हैं। तो ये लाइन दीजिएगा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइएगा, उसके बाद आगे परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। यह आप लोग समझ गए। देखिए उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प, उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण किए गए, यानी विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ते हैं, जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण याद हो जाना चाहिए आप लोगों को दोस्तों। देखिए उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी प्रश्न उत्तर संख्या 2, उसके बाद से खंड अ। अब इसमें हम लोग देखें उपलब्धि गुणांक। अभी तक तो हम लोगों ने उपलब्धि देखा कि उपलब्धि होता क्या है, तो जो भी बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, जो भी उसके अंदर कुशलता, क्षमता होती है, उसका मापन करता है, ठीक है, उपलब्धि। अब उपलब्धि गुणांक क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप बच्चा स्कूल गया, स्कूल में पढ़ा लिखा, तो जो उपलब्धि हुई उसको, उसने जो सीखा उसको जो मार्क्स दिया जाता है वही गुणांक होता है। तो उपलब्धि गुणांक को आप लोग समझिए, यहाँ देखिए उपलब्धि गुणांक को ज्ञान लब्धि या संप्राप्त लब्धि, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, उपलब्धि गुणांक को ज्ञान लब्धि या संप्राप्त लब्धि, ठीक है, अचीवमेंट क्यूटेंट, ठीक है, एक क्यू भी कहा जाता है। ज्ञान आयु तथा मानसिक के अनुपातिक रूप को ज्ञान लब्धि या उपलब्धि गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आगे आगे एक इसका सूत्र है, उसको हम बता रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। जैसे आईक्यू हम लोग निकालते हैं ना, आईक्यू बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है बताइएगा आप लोग। बुद्धि लब्धि अगर पूछ दे किसी बच्चे का निकालने के लिए कि बुद्धि लब्धि क्या होता है, तो बुद्धि लब्धि अगर निकालना है आपको, आईक्यू निकालना है, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आय, मानसिक आय बटे वास्तविक, वास्तविक आय गुणे 100, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे बुद्धि लब्धि में। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ज्ञान आयु तक का तात्पर्य बालक की उस आयु से है जिस आयु के लिए, यानी ज्ञान आयु, ठीक है। यहाँ पर एक परिभाषा, ये सूत्र लिखा हुआ है, इसको देखिए, ज्ञान लब्धि अगर पूछ देता है या उपलब्धि गुणांक पूछता है, तो ये आप लोग परिभाषा सूत्र को लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर कन्फर्म है, मिल जाएगा। उपलब्धि गुणांक बराबर ज्ञान आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का ज्ञान है, वास्तविक आय मान लीजिए कि वो 10 साल का है लड़का, ठीक है, 10 साल का लड़का है, लेकिन उसका ज्ञान लेवल जो है, मान लीजिए कि वो उसका ज्ञान 5 में जो पढ़ता है, 10 साल का लड़का है 1 में, या मान लीजिए कि 12 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का है, उसको 6 में पढ़ना चाहिए, 6 में पढ़ना चाहिए, और वो अभी उसका बुद्धि है 2 में पढ़ने लायक, यानी वो 2 का ही लेवल जो पाठ्यक्रम है, जो भी 2 का सिलेबस बनाया गया है उसी को हल कर पा रहा है। तो क्लास 2 के अनुसार जो लेवल सेट किया गया है, ठीक है, तो क्लास 2 के अनुसार जो उसकी आयु सेट की गई है वही वो ज्ञान आयु होगी। वास्तविक आयु उसका 12 साल हो जाएगा, और जो ज्ञान आयु होगा तो उसको हम लोग देखेंगे कि ये कितने वर्ष तक के बच्चे का सिलेबस हल कर पा रहा है।
तो हमने पाया कि 6-2 8 साल के बच्चे का वो सिलेबस हल कर पा रहा है। तो जब 8 साल के बच्चे का सिलेबस वो हल कर रहा है, केवल 12 साल का बच्चा है ओरिजिनल, लेकिन वो 8 साल के बच्चे के लेवल के अनुसार वो अपना क्वेश्चन आंसर या जो भी है हल कर पा रहा है, तो उसका ज्ञान आयु 8 वर्ष हो जाएगा और वास्तविक आयु 12 वर्ष हो जाएगा। गुणे 100 कर देंगे, यानी यहाँ पर देख लीजिए 8/12 गुणे 100 अगर कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, उपलब्धि गुणांक निकल जाएगा। जैसे 4 दूना 8, 4 तेई 12, देख लेंगे इसको, उसके बाद इसको 100 200/3 इसको अब भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना हमारा उपलब्धि गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपलब्धि गुणांक। इसी तरीके से आईक्यू भी निकालते हैं। आईक्यू निकालते हैं कैसे, वास्तव मानसिक आय, तो मानसिक आय वही होता है, मानसिक आय निकालने के लिए यही होता है। जैसे ज्ञान आयु निकालते हैं वैसे ही मानसिक आय निकालते हैं, मानसिक आय बटे वास्तविक आय। ठीक है, जितने वर्ष का होगा गुणे 100 कर देंगे, ये आईक्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा उपलब्धि गुणांक और बुद्धि लब्धि, ये दूसरा चीज है। ठीक ठीक, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए शुद्धता पूर्वक हल कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह ज्ञान आयु का तात्पर्य, यानी ज्ञान आयु, जो ये ज्ञान आयु था, ज्ञान आयु का तात्पर्य बालक की उस आयु से है जिस आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों को वह, ठीक है, निर्धारित प्रश्नों को शुद्धता पूर्वक हल कर लेता है। यदि 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित प्रश्नों को हल कर लेता है, जो बात हम बताए थे, यानी 8 वर्ष का बालक है लेकिन 10 वर्ष के बालक का जो क्वेश्चन आंसर है निर्धारित है सिलेबस, वो हल कर लेता है, तो उसकी ज्ञान आयु 10 वर्ष हो जाएगी। 8 साल का बच्चा है लेकिन उसने हल कर दे रहा है 10 साल के बच्चे का लेवल, 10 साल के बच्चे का सिलेबस जब हल कर दे रहा है तो उसका ज्ञान आयु 10 वर्ष हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार यदि 10 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, 10 वर्ष का बच्चा है और 8 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित प्रश्नों को हल कर पाता है, तो उसकी ज्ञान आयु क्या होगी, 8 वर्ष मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा हम लोगों ने, सूत्र जो था उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब प्रश्नोत्तर संख्या 3 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्न बैंक क्या है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे पैसे का बैंक क्या होता है। बैंक कहने से सीधे आप लोग या कोई भी ये पहुंचता है बैंक, जहां हम लोग पैसा रखते हैं, लेकिन नहीं, आलू जहां रखते हैं, आलू गोदाम जहां होता है वो आलू का बैंक हो गया। ठीक है, जहां पैसा रखते हैं वो पैसों का बैंक हो गया। जहां हम लोग सोना चांदी रखते हैं वो सोना चांदी का बैंक हो गया। जहां हम लोग प्रश्न रखते हैं, ये जो प्रश्न पत्र जो तैयार करके जिस सिलेबस पर, जिस पाठ्यक्रम पर, या जहां भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रश्न को एकत्र करके रखते हैं, वो क्या हो गया, हमारा प्रश्न बैंक हो गया। तो आप लोग प्रश्न बैंक को समझ ही गए होंगे, लेकिन इसको यहाँ देख लीजिए। प्रश्न बैंक का अर्थ होता है एक ऐसा बैंक या कोषागार जहां विभिन्न विषयों के, ठीक है, यही समझ लीजिए केवल, जहां विभिन्न विषयों के मूल्यांकन संबंधी, मूल्यांकन का मतलब परीक्षण, मूल्यांकन संबंधी विविध प्रश्नों का अमूल्य संग्रह होता है। यानी अमूल्य संग्रह, बहुत सारे क्वेश्चन का विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों के जो अमूल्य संग्रह होते हैं। बैंक का मतलब अथाह पैसा होता है, उसी तरीके से जो प्रश्न बैंक है उसमें अथाह प्रश्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों का संग्रह हमें उचित मुद्रित तथा सजिल्द रूप में अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने हेतु प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न बैंक के बारे में ये था कि प्रश्न जहां रखा जाता है वो वहां पर उचित जिल्द, साजिल्द, यानी जो कोडेड, अपना मान लीजिए कि बढ़िया जिल्द में जो फाइल होती है उसमें प्रश्न को सजा करके बढ़िया से रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, यहाँ पर 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, केवल एक एक लाइन आप लोग समझिएगा। हम जानते हैं कि आप 2 नंबर लाइएगा, 1.5 नंबर तो आपका आना ही आना है। प्रश्न संख्या 4 अगर आपको पूछता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी केंद्र का मतलब क्या समझ रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, केंद्र का मतलब यहाँ भी देख लीजिए, इसका केंद्र क्या है, ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति में प्रतिनिधित्व मान माप होता है जो सारे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की विभिन्न निम्नलिखित है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मान होता है, इसमें आप लोगों को हम बस थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि आपके गांव में इलेक्शन होता है। ठीक है, आपके गांव में मुखिया का,
मुखिया का इलेक्शन होता है, या मान लीजिए कि ग्राम प्रधान का होता है, या विधायक का होता है, या एमएलसी का होता है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, पूरा जनता होती है, ठीक है, बहुत सारे जनता होती है। सभी जनता का जो आवाज है, सभी जनता की आवाज, क्या अगर सब लोग अगर एक साथ बोलना शुरू कर दें, या सब लोग अपना बोलना, अपना क्वेश्चन या जो भी कोटअप है या जो भी चीज चाहते हैं अगर रखना चाहते हैं, तो क्या अकेले नरेंद्र मोदी हैं जो मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, या आपका जो मुखिया है, ठीक है, वो अकेले वो सुन लेंगे? नहीं। इसीलिए एक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अंक माना जाता है। जैसे ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, मान लीजिए मुखिया हो गया, तो इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, उसमें से एक प्रतिनिधित्व मंडल केंद्रीय प्रवृत्त मान होता है, ठीक है। उसी तरीके से अंकों में जो भी अंक होता है, मान लीजिए कि सभी अंकों का मान एक कोई केंद्रीय मान उसका को अगर कर लिया जाता है, उसके बाद उसी केंद्रीय मान का कहना जो भी होता है वो आगे बढ़ाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने आप लोगों को बताया केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब हो गया बस यही, यहाँ पर समझिए कि जैसे मान लीजिए कि सबका कहना, यानी जो भी गांव का है सब लोग, या जो भी है सब लोगों का प्रतिनिधित्व जो मुखिया करता है, तो मुखिया आगे सब गांव का प्रतिनिधित्व करता है, और गांव में कोई भी कमी होता है, बेसी होता है, तो मुखिया जो भी कहता है उसको सब लोग मानते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि सभी अंकों का एक केंद्रीय प्रवृत्त मान रख दिया जाता है, और उसी मान के अनुसार जो मान वो कहता है उसी के अनुसार सबको अपना आगे बढ़ाए। लेकिन केंद्रीय प्रवृत्त मान में ये 5 प्रकार का अपना ये होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अंक गणितीय मध्य, समानांतर मध्य, ठीक है, या माध्य। दूसरा होता है माध्यिका, तीसरा होता है बहुलक, चौथा होता है हरात्मक माध्य, पांचवा होता है गुणोत्तर माध्य। यहाँ आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इसलिए कि ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको हम 4 से 5 क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। 2-2 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, आप लोग समझने का। पहला माध्य दे देगा कि माध्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो माध्य किसे कहते हैं, या माध्य समांतर माध्य किसे कहते हैं, या अंक गणितीय माध्य किसे कहते हैं, ये एक ही क्वेश्चन है। अंक गणितीय माध्य, समांतर माध्य, या माध्य, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि माध्य किसे कहते हैं, तो माध्य का मतलब होता है मध्य, यानी बीच में, ठीक है। तो माध्य का मतलब हम लोग क्या देख लिए, बीच। तो माध्य निकालने के लिए देखिए औसत माध्य, हम माध्य अगर निकालना होता है, या समानांतर माध्य, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंकड़ों में जो संख्या अधिक बार दिखे ना, ये दूसरा चीज है, सॉरी, ये समांतर माध्य जो ये हम लोग देख रहे हैं, समांतर माध्य या माध्य। तो ये माध्य निकाले स्टूडेंट, मान लीजिए कि आपके कक्षा में 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, ठीक है। 5 बच्चे हैं, और उन लोगों का नंबर जो मार्क्स है 10 नंबर ए का पाया है, बी 8 नंबर पाया है, सी 25 नंबर पाया है, डी 12 नंबर पाया है, ई 18 नंबर पाया है। तो ये कितने बच्चे हैं, ये 5 बच्चे हैं, और कितने नंबर पाए हैं, तो इसको हम लोग देख लेंगे। इसको जो अंक आएगा उसको जोड़ लेंगे, 10 + 8 + 25 + 12 + 18। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके इसमें कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चों से भाग दे देंगे, तो ये 58.6 आ रहा है। तो औसत माध्य का होगा, माध्य निकालने के लिए औसत माध्य क्या हो जाएगा, 58.6। तो ये माध्य है, ठीक है। ये क्या है, माध्य। अगर माध्य पूछता है तो माध्य निकालने का औसत माध्य ये नियम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माध्य हो गया, अब माध्यिका हो गया, ठीक है। तो माध्यिका क्या है, इसमें क्या अवरोही या आरोही क्रम में सजाने, जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, लेट लगेगा, लेकिन आप लोग, हम चाहते हैं कि यहीं पर समझते हुए जाइएगा। एक माध्यिका अगर निकालना है तो कैसे निकालिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है। आपके क्लास में 5 बच्चे हैं, पहला 2 नंबर पाया, दूसरा 8 नंबर पाया, तीसरा 3 नंबर पाया, चौथा 5 नंबर पाया, छठा 2 3 4, और पांचवा 6 नंबर पाया, ठीक है। तो इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं,
माध्यिका निकालने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ये 5 बच्चे हैं, 2 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पाए हैं बच्चे, ठीक है। और इसका हमें माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकाल, आरोही या अवरोही क्रम में ये अंक हम लिख लेंगे। तो पहले क्या है, 2 है, उसके बाद 3 देखेंगे, 3 है, 4 है, इसमें 4 नहीं है, 5 है, ठीक है, 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, ठीक है, ये 8 है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 अंक इधर से और 2 अंक इधर से निकाल देते हैं, और बीच में जो भी बचता है अंक, ये क्या हो गया, माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका। यहाँ पर तो यहाँ माध्यिका हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो माध्यिका, अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 अंक इधर हो गया, 3 अंक इधर हो गया, तो क्या किए हम लोग, 4 और 2 को जोड़ दिए, उसके बाद 2 से 4, 2 6 हो गया, उसके बाद 2 से हमने भाग दे दिया, 2 3 6, यही हमारा माध्यिका हो गया। तो हमने समझ लिया समांतर माध्य निकालने के लिए, अब माध्यिका निकालने के लिए सीख गए। अब बहुलक कैसे निकालेंगे, तो बहुलक का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि हमारे पास जो भी आंकड़े हैं और उस आंकड़े में 2 अगर कई 2 बार या 3 बार आया, जो भी अंक ज्यादा बार आया हुआ है वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको परिसर भी पूछ देगा, परिसर क्या होता है, ठीक है। परिसर 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर परिसर पूछ देता है तो परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब हो गया सबसे बड़ा आंकड़े से सबसे छोटा आंकड़ा घटाएंगे तो रेंज पता चल जाएगा, ठीक है। रेंज पता करने के लिए क्या करेंगे, तो जो सबसे बड़ा आंकड़ा होगा उसमें से सबसे छोटा आंकड़ा को घटा देंगे, ठीक है। तो जो घटाएंगे, जो अंक आएगा वही रेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्नोत्तर संख्या 5 क्या है, मानक विचलन क्या है। तो मानक विचलन क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मानक विचलन, विचलन का रेखीय माप प्राप्त करने के लिए, ठीक है, विचलन का रेखीय माप प्राप्त करने के लिए हम प्रसरण का वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक है। प्रसरण का वर्गमूल निकाल देते हैं और प्रसरण का यह वर्गमूल मानक विचलन कहलाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मानक विचलन क्या होता है, अब यहाँ पर देख लीजिए, वैसे एक सूत्र है, सूत्र के माध्यम से आप लोग शायद समझ जाए। प्रसरण, ठीक है, प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर, ठीक है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। अब मानक विचलन क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, ठीक है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो प्रसरण क्या होगा, प्रसरण क्या है, मानक विचलन का स्क्वायर। तो मान लीजिए कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो 6 का हम स्क्वायर कर देंगे, और जो आएगा, मान लीजिए 6 हो गया, 6 का हम स्क्वायर किए तो 6 6 के 36, तो ये हमारा प्रसरण हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप प्रसरण निकालने के लिए आप सीख गए, प्रसरण निकालना है तो क्या निकालना होगा, मानक विचलन का स्क्वायर, ठीक है। मानक विचलन का क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायर कर दिया, तो क्या निकल गया, मानक विचलन निकल गया। अगर यही पूछे कि यदि एक जनसंख्या का प्रसरण, ठीक है, प्रसरण 6 है तो उसका मानक विचलन क्या होगा, और मानक विचलन पूछ देगा तो क्या करिएगा आप लोग, प्रसरण का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, ये अंडर रूट प्रसरण, तो ये क्या होगा, आपका मानक विचलन निकल जाएगा। दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन का जो 5 प्रश्नों का सीरीज था ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग 5 क्वेश्चन का अति लघुत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 हम लोग देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं और आप बीएड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।